हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर टीके भाई मालाराम सर पर। साथियों, मैं आपका साथी मालाराम चंदेला आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, संकट मोचक है, जो सीरीज चला रखी है हमने इंडिया जीके की, का पार्ट 2 है साथियों। और ये एग्जाम चाहे कैसा भी हो, एसएससी, रेलवे, आरपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, एचपीएससी, एचएसएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंडिया जीके से संबंधित आपकी जो भी कमियां हैं वो सारी की सारी इस सीरीज के माध्यम से पूरी होंगी साथियों। ये जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और आप कंप्लीट वॉच करने के बाद में देखना। वास्तव में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना साथियों। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। साथियों, भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है। हमें ऑप्शन 1 दे रखा है, इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी वो कौन थी देश की? श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी में दे रखा है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी फिलहाल राष्ट्रपति है साथियों। ये पहली महिला है, ये पहली महिला है या पहली आदिवासी महिला है। तो महिला आदिवासी जो क्या है हमारे देश की फिलहाल राष्ट्रपति है। तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मीरा कुमार जो है वो पहली महिला थी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी साथियों। क्या बनी थी? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और एक के बाद देखेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला थी जो देश की राष्ट्रपति बनी थी। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत में जो पहली राष्ट्रपति बनी वो कौन था? कौन थी अपनी? वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो अपना उत्तर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना है कि इंदिरा गांधी पहली वो महिला थी जिसे भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था साथियों। इसके साथ साथ हम और देखते हैं इंपॉर्टेंट, भारत में जो प्रथम महिलाएं थी किसी भी फील्ड में। तो देखो साथियों, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू प्रथम प्रथम भारतीय महिला। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो राज्यपाल बनी। प्रथम भारतीय महिला जो किसी भी प्रदेश की राज्यपाल बनी, और वो उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है साथियों। इसके साथ साथ जैसे हम और देखेंगे कि भाई जो हमें है कौन कौन सी भारतीय महिलाएं थी जो जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ है भारत देश का प्रथम किसी भी प्रकार का जो भी बड़े पद हैं या ओहदे हैं उनको संभालने का। तो देखो साथियों, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, तो सुचेता कृपलानी पहली भारतीय महिला, ठीक है, जो मुख्यमंत्री बनी किसी भी प्रदेश की। पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसके बाद में हम देखेंगे कि अन्ना जॉर्ज। अन्ना अन्ना जॉर्ज पहली भारतीय महिला जो आईएएस बनी। आईएएस बनी, ठीक है। इसके साथ साथ जो पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जो आईपीएस बनी, तो वो कौन होगी? किरण बेदी। किरण बेदी जो पहली भारतीय महिला थी जो क्या बनी? आईपीएस बनी। तो ध्यान रखना, अन्ना जॉर्ज पहली आईएएस और किरण बेदी पहली आईपीएस। इसके साथ साथ साथियों हम देखेंगे कि मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, तो ये क्या थी? पहली महिला थी जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। सर्वोच्च न्यायालय की क्या बनी? न्यायाधीश बनी, ठीक है। न्यायालय की न्यायाधीश बनी साथियों, मीरा साहिब फातिमा बीबी। लीला सेठ। लीला सेठ वो महिला जो किसी भी जो राज्य का जो उच्च न्यायालय है अपना, तो उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की क्या बनी? न्यायाधीश बनी। लीला सेठ, याद रखना, लीला सेठ उच्च न्यायालय की न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश साथियों, न्यायाधीश। इसके साथ साथ और देखेंगे कि कुछ महिलाएं, तो देखो पहली भारतीय महिला या पहली महिला जो शासक बनी, ठीक है। तो देखो रजिया बेगम। रजिया बेगम, ठीक है, पहली भारतीय महिला जो शासक बनी थी। कौन थी? रजिया
बेगम थी साथियों। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो पहली भारतीय महिला जो मंत्रिमंडल में शामिल हुई या जैसे प्रथम जो भारत का मंत्रिमंडल था तो उसमें राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर जो है वो पहली भारतीय महिला थी जो मंत्रिमंडल में जगह पाई, पहले आजाद भारत के मंत्रिमंडल में। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर। इसके साथ साथ जो स्नेहलता श्रीवास्तव है, स्नेहलता श्रीवास्तव, ये पहली भारतीय महिला है जो लोकसभा जो है अपना, लोकसभा जो है, ठीक है, तो इस लोकसभा की जो सचिव है वो कौन बनी? स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, तो देखो पहली भारतीय महिला। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कल्पना चावला है, कल्पना चावला पहली भारतीय महिला, हालांकि इसके पास विदेशी नागरिकता थी और हरियाणा से संबंध रखती है, हमारे लिए बहुत गौरव के विषय की बात है। ठीक है, तो कल्पना चावला जो पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष से में गई। ठीक है ना, तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ कराए हैं आप सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक बार फिर से देख लो। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला द्रौपदी मुर्मू, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश की मीरा कुमार, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति सरोजिनी नायडू, राज्यपाल या प्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, अंजू जॉर्ज प्रथम महिला आईएएस, किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस, कल्पना चावला प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई, मीरा साहिब फातिमा बीबी पहली महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी, और लीला सेठ जो है पहली महिला जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी, और रजिया बेगम पहली महिला शासिका। ठीक है, और राजकुमारी अमृता कौर पहली महिला जो भारत के कैबिनेट में जगह पाई या मंत्रिपरिषद में शामिल हुई, और स्नेहलता श्रीवास्तव पहली महिला जो लोकसभा सचिव के रूप में काम किया उसने। ठीक है, इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य लेखक, गीता रहस्य नाम की जो बुक है ना उसके लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन 1। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड नाम की बुक लिखी, तो ये तो नहीं है इसके। ठीक है, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने बुक लिखी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, इसके बाद दे रखा है अपना बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल राइट आंसर है। गीता रहस्य किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी साथियों। ठीक है, अपना जो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, इसने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जो बुक है वो लिखी थी। और याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने जो गीता रहस्य लिखी, गीता रहस्य और जवाहरलाल नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये दोनों बुक हैं जो जेल के अंदर लिखी गई थी। किसके अंदर लिखी गई थी? जेल के अंदर। तो साथियों बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और भी बहुत सारी बुक हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम उनका अध्ययन करते हैं। तो पंचतंत्र है, जो पंचतंत्र है ये बुक लिखी विष्णु शर्मा ने। किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। ठीक है, और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मर्चकटिकम। मर्चकटिकम का मतलब क्या होता है? मर्चकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। ठीक है, तो मर्चकटिकम किसने लिखी? तो मर्चकटिकम लिखी शूद्रक ने। ये याद रखना, शूद्रक ने क्या लिखी? मर्चकटिकम। और यदि ये पूछ ले कि भाई जो मर्चकटिकम है उसका अर्थ क्या होता है, तो मिट्टी का खिलौना होता है साथियों। ठीक है, एक कादम्बरी, कादम्बरी बुक जो है वो बाण भट्ट ने लिखी। कादम्बरी किसने लिखी? बाण भट्ट ने। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो बाण भट्ट की प्रसिद्ध बुक है कौन सी है? तो कादम्बरी। कौन सी है? कादम्बरी। और नेचुरल, नेचुरल याद रखना जो अपना दे रखा है, ये शब्द बहुत गौर से ध्यान रखना आप सब। ठीक है, कि जो नेचुरल हिस्ट्री है वो किसने लिखी? तो नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? पिलनी ने। किसने लिखी साथियों? पिलनी ने लिखी। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक किसने लिखी? पिलनी ने लिखी। ठीक है, गीतांजलि, तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसके लिए उसको
नोबेल प्राइज भी मिला था। तो याद रखना गीतांजलि बुक किसने लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। साथियों और कुछ महत्वपूर्ण जो बुक हैं उनके बारे में भी देखेंगे। जो अपना नीति शतक है, वेरणे शतक है, या ऐसे कहे श्रृंगार शतक है, ठीक है ना। तो जो शतक शब्द सामने आ जाए तो नीति शतक हो, वेरणे शतक हो, श्रृंगार शतक हो, सारी किसने लिखी? भर्तृहरि ने लिखी। किसने लिखी? भर्तृहरि ने लिखी थी इन बुकों को साथियों, ठीक है। इसके साथ भारत भारती जो बुक है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। भारत भारती किसने लिखी साथियों? तो मैथिली शरण गुप्त ने, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा था? भारत भारती नामक जो बुक है वो किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। अनामिका, अनामिका किसने लिखी? अनामिका लिखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत जो त्रिपाठी है या जो निराला जी हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या लिखी थी? अनामिका। कौन सी बुक लिखी थी? अनामिका, ठीक है। तो अनामिका नाम की बुक किसने लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है। मुद्रा राक्षस बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखी? तो विशाख दत्त ने लिखी, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी 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 किसने लिखी? पाणिनि ने। किसने लिखी? पाणिनि ने, ठीक है। तो देखो अष्टाध्यायी नाम की बुक जो है वो किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी। कौन सी लिखी? अष्टाध्यायी, ठीक है। राजतृंगिणी, राजतृंगिणी जो बुक है, ठीक है, ये किसने लिखी? तो ये लिखी राजतृंगिणी जो है वो किसने लिखी? कल्हण ने। किसने लिखी थी राजतृंगिणी? कल्हण ने लिखी थी। तो ये याद रखना कि कल्हण ने कौन सी लिखी थी? राजतृंगिणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सारी की सारी, ठीक है। तो देखो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम किसने लिखा? तो अभिज्ञान जो शाकुंतलम है वो कालिदास ने लिखा था। किसने लिखा था? कालिदास ने। किसने लिखा साथियों? कालिदास ने लिखा। किसने लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा था। गीत गोविंद जयदेव ने। ध्यान रखना गीत गोविंद जो बुक थी वो किसने लिखा? तो वो जयदेव ने लिखा। किसने लिखा? जयदेव ने। तो गीत गोविंद बुक किसने लिखी? क्वेश्चन आ सकता है। तो गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने लिखी। मालती माधव, ठीक है, एक बुक बहुत अच्छी बुक है मालती माधव, मालती माधव, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई मालती माधव बुक किसने लिखी? तो ये मालती माधव बुक लिखी भवभूति ने। किसने लिखी? भवभूति ने। ये याद रखना भवभूति, ठीक है, भवभूति, ठीक है। तो ये कुछ बुक थी जो बहुत ही, इसके साथ साथ एक अर्थशास्त्र और याद रखना। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य। तो साथियों ये थी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। इनमें एक देखो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। याद रखना ये जो गीता रहे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी दोनों जेल के अंदर लिखी गई थी, ठीक है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। राजतृंगिणी किसने लिखी? कल्हण ने। इसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? तो यहाँ पे देखो जो कालिदास है उसने लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। और जैसे कादम्बरी किसने लिखी? बाण भट्ट ने। मर्चकटिकम किसने लिखी? शूद्रक ने लिखी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। मर्चकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। और नेचुरल हिस्ट्री पिल्ली ने लिखी साथियों। मुद्रा राक्षस दत्त ने। और अनामिका किसने लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। जितने शतक आते हैं नाम के सामने, क्या तो शतक आते हैं, ठीक है, तो शतक सारे किसने लिखे थे? भर्तृहरि ने लिखे थे। किसने लिखे थे? भर्तृहरि ने लिखे थे, ठीक है। तो देखो जैसे श्रृंगार शतक हो सकता है, वेरणे शतक हो सकता है, इसके साथ साथ जैसे नीति शतक वगैरह। तो देखो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने, मालती माधव भवभूति ने, और गीत गोविंद जयदेव ने। गीत गोविंद जयदेव ने। तो साथियों ये थी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों के नाम जो जिन्होंने लिखे हैं साथियों। इन सब को आप है नोट्स के रूप में उतारते जाना। आपको अलग से कहीं कंटेंट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई? बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई?
ठीक है साथियों, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित करेगी? ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तो ये याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो 1957 में। उसके 20 साल बाद में एक समिति और गठित की गई। ठीक है, और वो कौन सी थी? अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? ठीक है, तो 1977 में। अब देखो 1985 और 1986 में, ठीक है ना, तो पीवी के राय, पी के रॉय समिति, पीवी के रॉय समिति, ठीक है, तो पीवी के रॉय समिति का गठन कब किया गया? 1985 में। ठीक है, और एल एम सिंघवी जो समिति है, एल एम सिंघवी, तो एल एम सिंघवी, ठीक है, तो एल एम सिंघवी समिति का गठन कब किया गया साथियों? ये किया गया 1986 में। तो ये अपनी सारी समितियां हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं। तो हमें देखना है कि भाई बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। और इसके साथ साथ अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में। और पीवी के रॉय जो समिति थी वो कब की गठन किया वो उसका? तो 1985 में। और एल एम सिंघवी का गठन कब किया गया? 1986 में किया गया साथियों। ठीक है, तो देखो ये सारी की सारी क्या थी? ये पंचायती राज व्यवस्था में सुधार चाहती थी। ठीक है, लेकिन याद रखना कि जो एल एम सिंघवी समिति है, एल एम जो सिंघवी समिति है 1986 में, ये देखो अंडरलाइन कर रखा है मैंने कि जो एल एम सिंघवी समिति है जिसका कब किया गया था? 1986 में। इसने क्या किया कि जो पंचायत समितियां हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। क्या की गई? संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। साथियों, हम सब जानते हैं कि भाई जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को कहां से? नागौर राजस्थान से, नागौर राजस्थान से शुरू किया गया। ठीक है, शुभारंभ हुआ। और जो नागौर राजस्थान में जो शुभारंभ हुआ उसके 2 दिन के बाद में, यानी 11 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, कहा? आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। कौन से प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना पंचायती राज शुरू होने वाला पहला जो स्टेट है वो राजस्थान है। और यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई। और किसके द्वारा? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी क्या की गई साथियों? शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद में इसको 11 अक्टूबर से लागू कहाँ किया गया? तो 11 अक्टूबर को इसको कहां से लागू कर दिया गया साथियों? आंध्र प्रदेश से। लॉर्ड रिपन जो था, ठीक है ना, वो भारत में स्थानीय जो शासन था उसका पिता कहा जाता है। कौन? लॉर्ड रिपन। याद रखना कि भारत में स्थानीय शासन का पिता कौन कहलाता है? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, स्थानीय शासन का पिता। ठीक है, तो देखो उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई दो ये जो है पंचायती राज व्यवस्था ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? इसको तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और उस संविधान संशोधन में क्या किया गया? जो 1993 में किया गया था। आप सब जानते हो, फेमस है दोनों, 73वां और 74वां। 1994 में जो ये है ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, वो शहरी निकायों से संबंधित है साथियों। ठीक है, तो कब किया गया इसको? तो इसको शुरुआत हुई 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और इसको 24 अप्रैल 1994 से हर जगह लागू कर दिया गया। इसमें 3 स्तर बनाए गए ग्राम पंचायतों के। ठीक है, और ग्राम पंचायतों के 3 स्तर कौन कौन से बनाए गए? पंचायत समिति, ठीक है, ग्राम पंचायत नंबर 1 पे क्या? ग्राम पंचायत, ग्राम है पंचायत। ठीक है, दूसरे स्तर पर है पंचायत समिति, पंचायत समिति। और नंबर 3 पे क्या था? जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, तो ये 3 स्तर बनाए गए थे। ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन? संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये जो 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है, हमें ये भी देखना है कि इसके लिए संविधान में एक अलग से भाग 9 जोड़ा गया। आगे भाग नंबर 9 में इसका उल्लेख है, संविधान के भाग नंबर 9 में। ठीक है, तो संविधान के भाग नंबर 9 में क्या करना है हमें?
ये देखना है कि किसका वर्णन किया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है। और इसमें 243 से 243 कैसे लेके अणे तक, ठीक है, 243 कैसे लेके अणे तक, ये 16 अनुच्छेद है साथियों। और इन्हीं 16 अनुच्छेदों में किसका वर्णन किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो संविधान के भाग नंबर 9 और जो अनुच्छेद है 243 में कैसे लेके अणे तक, यानी 16 अनुच्छेद ऐसे हैं, ठीक है, जिनके अंदर पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो साथियों देखो, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, 1977 में अशोक मेहता समिति, 86 में पीवी के रॉय समिति, 86 में एलएम सिंघवी समिति, और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, और किसके हाथों से हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों से का हमने क्या किया, शुभारंभ किया। उसके बाद में 11 अक्टूबर यानी 9 दिन के बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में इसको शुरू किया गया। इसमें पंचायत के 3 स्तर बनाए गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। भारत में जो स्थानीय शासन का जो पिता था वो किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है साथियों। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा एक नया भाग बनाया गया संविधान में। आप सब जानते हो मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे, 8 भाग थे, और ठीक है, तो देखो यहाँ 9वां भाग एक और बनाया गया, ठीक है ना। तो 9वें भाग में एक अनुच्छेद है 247 कैसे लेकर आने तक, जो 16 अनुच्छेद थे, इनमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है साथियों। नेक्स्ट अपना प्रश्न है वो है कि चाय या कॉफी बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, चाय या कॉफी बागानों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो साथियों याद रखना, जो काली मिट्टी है इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, कपास के लिए। और क्या गुण पाया जाता है इसमें, तो इसमें नमी धारण करने की बहुत तगड़ी क्षमता होती है, नमी धारण बहुत गजब ढंग से होता है, इसमें कई दिनों तक नमी रह सकती है। कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में। दूसरा दे रखा उदाहरण मोनोजाइट मृदा, तो मोनोजाइट जो मृदा है वो थोरियम के लिए परिषद है, थोरियम के लिए प्रसिद्ध है साथियों। किसके लिए, थोरियम के लिए। इसमें थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, ये अपना केरल के अंदर है, ठीक है। इसमें थोरियम मिलता है मोनोजाइट मृदा में, ध्यान रखना। और जो लेटेराइट मृदा है आपकी, ठीक है ना, ये चाय या कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, चाय या कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, उसके बागानों के लिए प्रसिद्ध है। देखो लेटेराइट मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय या कॉफी के लिए। इसमें एक ऑप्शन और ले लेते हैं हम, ठीक है, कि जो बालू मिट्टी या रेतीली जो मिट्टी होती है इसमें तो इसमें क्या सुविधा होती है, देखो देखो साथियों, बालू मिट्टी या रेतीली मिट्टी में जो नमी धारण करने की क्षमता होती है ना, नमी धारण की जो क्षमता है, ठीक है ना, वो बहुत ही कम होती है। तो ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, पूछा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस कहाँ प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों। देखो कुचिपुड़ी, ठीक है, तो जो उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश और केरल। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि भाई जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो सीधी बात है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। कौन से स्टेट का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। आप सब जानते हो कि जो अपने क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस वो 8 हैं, और क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो कौन सी है, क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस 8 हैं, तो कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। उड़ीसा का उड़िया डांस, उड़ीसा का जो उड़िया डांस है ये क्लासिकल डांस की श्रेणी में आता है साथियों, ठीक है। तो देखो उड़ीसा का उड़िया डांस, ठीक है। जो इसके बाद में दे रखा है, जैसे अपना जो केरल है, ठीक है, तो केरल में कथकली, केरल में क्या क्या है, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है ना, याद रखना। कथकली और मोहिनी अट्टम है, ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, केरल, ठीक है, कहाँ के प्रसिद्ध हैं, केरल के। ये क्लासिकल डांस है कहाँ, केरल में। क्या क्या बोला जाता है इसको, तो केरल में इसको कथकली भी बोला जाता है और मोहिनी अट्टम भी बोला जाता है साथियों, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो और जो हमें दे रखा है, जैसे असम का, तो असम का सत्रिय डांस है। कौन सा डांस है, सत्रिय डांस, ठीक है। ये सबसे नया क्लासिकल डांस है, याद रखना, इसको 2000 में लागू किया गया, ठीक है। तो सत्रिय जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ का है, असम का। ये क्या है साथियों, ये सबसे नया क्लासिकल डांस है, या नवीनतम क्लासिकल डांस के अंदर ये आता है, ठीक है। इसके बाद में देखो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का,
भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक, कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। याद रखना इस डांस के अंदर है कथक, नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें साथ साथ कथा भी चलती रहती है, ठीक है ना? क्या चलती रहती है? कथा, ठीक है। इसके साथ साथ तो एक है मणिपुरी। कौन सा? तो मणिपुरी। तो मणिपुरी क्या है? तो मणिपुरी जो है अपना मणिपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मणिपुर का, ठीक है। तो साथियों ये थे अपने 8 क्लासिकल डांस, देख लो। उड़िया, त्रिया, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी। ध्यान ये रखना है कथक अकेला आ जाए, ठीक है ना, तो कथक कहाँ के लिए आता है? उत्तर प्रदेश के लिए। और कथकली आ जाए तो कथकली कहाँ के लिए आता है? केरल के लिए। साथियों मैंने क्लासिकल लैंग्वेज की बहुत ही जबरदस्त है ट्रिक डाल रखी है, 2 मिनट का वीडियो है, ठीक है। मैंने कहा था कि ताश और तेल कम उड़ाओ, ताश और तेल कम उड़ाओ। तो तैस है तमिल, ठीक है, सैस है संस्कृत और तेल से तेलुगु, तेल से तेलुगु, और कैसे कन्नड़, और मैं से मलयालम, और उड़ाओ से उड़ीसा, ठीक है। तो साथियों मैंने ये बताया था, बहुत 2 मिनट का वीडियो है, ठीक है, तो ये देख लेना। इसके बाद में जो नेक्स्ट है अपना, ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध इन ऑप्शन में हम देखेंगे तो 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 5 नवंबर 1556 को क्या हुआ था? ये हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। यहाँ दे नहीं रखा ऑप्शन में, बाकी ये आ जाए कि भाई पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। अब बात आती है 1527 और 1528 की, ठीक है ना। तो जो 1527 के अंदर क्या किया था, कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखो खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1528 में जो है वो चंदेरी का युद्ध हुआ, चंदेरी का, ठीक है। अब साथियों हम इनको एक एक को देख लेते हैं कि भी जो पानीपत का प्रथम युद्ध है उसमें कौन कौन लड़े थे, ठीक है। तो इसमें लड़े थे बाबर, एक साइड में बाबर था और एक साइड में था इब्राहिम लोदी, ठीक है। कौन था? बाबर और इब्राहिम लोदी। और जीता कौन था साथियों इसमें? बाबर जीता था। और इसने भारत देश के अंदर मुगल सत्ता का, मुगल सत्ता की जो जड़ है वो जिमा दी थी, ठीक है साथियों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच में, ठीक है। बाबर की इसमें क्या होती है? इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर की इसमें साथियों जीत हो जाती है, ठीक है। और जो बाबर है वो बाबर यहाँ से क्या करता है, उसे एक उपाधि दी जाती है। और वो कौन सी उपाधि थी प्रथम युद्ध? कलंदर की उपाधि। कौन सी? तो कलंदर की उपाधि किससे? पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है। उसके बाद देखेंगे साथियों हम अपना जो नेक्स्ट दे रखा है हमें, ठीक है, कि 5 नवंबर 1556 को पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? तो एक बहुत ही महान हिंदू सम्राट था हेमचंद्र। क्या नाम था उसका? हेमचंद्र, ठीक है। तो हेमचंद्र को और क्या कहा जाता है? हेमू, हेमू, ये विक्रमादित्य स्मार्ट में आता है, ठीक है। तो हेमचंद्र या हेमू और इसके साथ साथ अकबर के बीच हुआ, इसके बीच में अकबर के बीच। तो याद रखना हेमचंद्र और अकबर के बीच में क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय युद्ध हेमचंद्र या हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। और अकबर इसमें क्या हो गया था? जीत गया था। अकबर इसमें क्या क्या जीता? कौन इसमें? अकबर जीता। और बैरम खान ने उसका बहुत सहयोग किया था, ठीक है। इसकी नहीं थी उस समय। उसके बाद देखें खानवा का युद्ध, ठीक है। तो एक खानवा का युद्ध जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो खानवा का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध तो एक साइड में कौन था? तो खानवा के युद्ध में एक साइड में मेवाड़ का महाराणा था सांगा, ठीक है ना। तो कौन था खानवा के युद्ध में? महाराणा सांगा, ठीक है ना। एक साइड में कौन था? महाराणा सांगा, ठीक है। तो दूसरी साइड में कौन था खानवा के युद्ध में महाराणा के साथ? ठीक है। तो दूसरी साइड में कौन था? ठीक है। तो एक साइड में तो कौन था जो खानवा का युद्ध है उसमें महाराणा सांगा, और दूसरी साइड में जो कौन था वो था अपना, ठीक है, बाबर। कौन था? बाबर। ये चीज याद रखना कि महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था कौन सा? खानवा का युद्ध।
पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ 1500 अगले साल हुआ था ये युद्ध, है ना, उससे अगले साल हुआ था चंदेरी। ठीक है, तो इसमें महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये आया कि बाबर क्या हो गया, इसमें गया, बाबर इसमें विजय हो गया। ठीक है, और यहाँ मिलती है बाबर को गाजी की उपाधि। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि दी गई बाबर को। ठीक है ना, या उसकी उपाधि उसने धारण कर ली साथियों। ठीक है, अब बात आती है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ? एक साइड में तो मेदिना राय थे इसमें, ठीक है, मालवा का मेदिना राय, मेदिनी राय, ठीक है, तो मेदिनी राय। और दूसरी साइड में कौन था? तो दूसरी साइड में वही था अपना कौन? बाबर। ठीक है, कौन था? बाबर। तो बाबर इस युद्ध को क्या कर जाता है? जीत जाता है। यानी जो अपना चंदेरी का युद्ध है उसको भी कौन जीत गया? बाबर जीत गया। इसमें भी कौन जीता? बाबर जीता। खानवा का युद्ध में भी कौन जीता? बाबर। खानवा का में किसको जीता? ये चीज याद रखनी है। खानवा के युद्ध में किसको जीता? तो राणा सांगा को। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को, जो मालवा का क्या था? शासक था। ठीक है, उसके बाद में देखो, और ये भी आ सकता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो उसमें भी बाबर ही जीता था, लेकिन जीता किसको था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को। उसमें इसको क्या मिली थी? कलंदर की उपाधि। ठीक है, और यहाँ पे उसे क्या मिलती है? खानवा के युद्ध में उसको गाजी की उपाधि मिली। ठीक है साथियों, तो ये आपके क्लियर हो गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भाई राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है तथा किस देश की मदद से लगाया गया है? ठीक है ना, कौन सा स्टील प्लांट की बात चल रही है यहाँ पे? तो राउरकेला। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो किस राज्य के अंदर स्थित है, और इसको किस देश की सहायता से इसको क्या किया गया है? लगाया गया है साथियों। किस देश की सहायता से इसको क्या किया गया है? लगाया गया है। ठीक है, तो देखो एक एक को देख लो साथियों इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अपना एक एक को देखते हैं सभी को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड किस देश की मदद से? छत्तीसगढ़ और झारखंड जो दे रखा है हमें, इनको ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो देखो साथियों, जो पश्चिम बंगाल में कौन सा है? कापुरा। कौन सा जो है अपना स्टील प्लांट है? ठीक है, तो हमें ये बताना है कौन सा प्लांट है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कापुरा। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में दुर्गा माता की पूजा ज्यादा होती है, उस तरीके से आप याद रख सकते हो। इंग्लैंड के सहयोग से, कौन से देश के सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो अपने यहाँ दे रखा है, जैसे देखो उड़ीसा, कौन सा दे रखा है हमें? हमें दे रखा है उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में कौन सा है? राउरकेला। राउरकेला, जो देखो उत्तर क्या है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला स्थित किस में है? और कौन से देश की सहायता से लगाया गया इसको? जर्मनी की सहायता से। कौन देश की सहायता से इसको लगाया गया? तो इसको लगाया गया जर्मनी की सहायता से। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्या क्या है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर है अपना भिलाई। कौन सा है? भिलाई। और झारखंड के है बोकारो। बोकारो। ठीक है, तो भिलाई और जो बोकारो है, इन इन दोनों को यूएसएसआर की मदद से लगाया गया, रूस देश की मदद। याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया है कि भाई राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? तो केला शब्द से याद रख लेना। केला जो है ठीक है, वो उड़ीसा में। ठीक है ना, तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। और किस देश की मदद से लगाया गया? जर्मनी की। पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा है? पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुरा। और किस देश से लगाया गया है? इंग्लैंड की से। और झारखंड के अंदर क्या है? तो झारखंड में बोकारो, और छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है? भिलाई है। ठीक है ना, ये दोनों सहयोग से लगाए गए साथियों। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है साथियों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? ठीक है, तो सीधी बात है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा भी
और सबसे गहरा भी, सबसे गहरा भी। तो अब प्रशांत महासागर जो है वो क्या है, सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा है, तो ये 16.5 करोड़, ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, आकार है। क्या है, इसका आकार है, ठीक है ना। क्या है? इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हम देखेंगे कि भाई प्रशांत महासागर जो है इसकी और क्या विशेषता है। प्रशांत महासागर की और विशेषता क्या है, तो प्रशांत महासागर की और विशेषता क्या है, इसका आकार है ना त्रिभुजाकार है। कैसा है ये, त्रिभुजाकार, त्रिभुजा। ठीक है, याद रखना प्रशांत महासागर, ठीक है, 5 महासागर हैं। कौन कौन से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, महासागर और अंटार्कटिका, ठीक है ना। और कौन सा है अपना अंटार्कटिका महासागर, ठीक है ना। तो ये 5 महासागर हैं, ठीक है। अब इसमें हमें ये भी देखना है कि जो महासागरों की, चलो एक बार इनको देख लेते हैं हम सभी को, ठीक है। आर्कटिक महासागर क्या है, आर्कटिक सबसे कम गहरा, सबसे कम है गहरा महासागर, तो हम ये भी कह सकते हैं बड़ा महासागर। कौन सा महासागर है, बड़ा महासागर, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई जो अटलांटिक महासागर है वो आकृति अंग्रेजी का एस है ना, इससे मिलती जुलती आकृति, कौन से की, ठीक है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, अंग्रेजी के एस के जैसे, एस शब्द लिखते हैं ना, ठीक है, जैसे इसकी आकृति, ठीक है। और याद, इसमें एक चीज और याद रखना, जो बरमुडा ट्रायंगल है, ठीक है, इसी में, ठीक है। इसके साथ साथ आर्कटिक महासागर बता ही दिया, सबसे कम गहरा है, सबसे कम है। हिंद महासागर है, कौन सा, हिंद महासागर। तो इसमें एक चीज याद रखना कि इसमें सबसे बड़ा द्वीप है, कौन से हैं, जावा और मेडागास्कर, जावा और मेडागास्कर, ठीक है। अब साथियों देख लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत महासागरों के बारे में, ठीक है। एक प्रश्न और आता है कि जो संसार का सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त या ट्रेंच, है ना, वो कौन सा है, किस महासागर में है, वो है प्रशांत महासागर के अंदर, और उसका नाम क्या है, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, है ना। वो सबसे गहरा गड्ढा या सबसे गहरा है वो, ठीक है ना। कौन सा, मेरियाना गर्त। कितना गहरा है, 11,022 मीटर, 11,022 मीटर इसकी गहराई, ठीक है ना, इसकी मेरियाना गर्त, ठीक है। साथियों थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो एक महासागर होता है कि औसत गहराई कितनी होती है, तो उसकी होती है 6800 मीटर। महासागर की औसत गहराई कितनी होती है, 68, कहीं ज्यादा गहरा भी हो सकता, कम भी हो सकता, औसत निकालें। इसके साथ साथ स्थल है, तो स्थल है जमीन है, तो उसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 840 मीटर, 840 मीटर की स्थल की औसत, कहीं ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, ठीक है। साथियों इसके साथ साथ और देखेंगे, जो पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी है उसके 3/4 जो भाग है उसके ऊपर पानी है, ठीक है ना, महासागर है, ठीक है ना, ये पानी पाया जाता है, ठीक है। इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि यदि पूछे 70.8 है, 70.8 इसके ऊपर क्या है, अपना पानी पाया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर। तो देखो साथियों ये थे महासागरों से संबंधित थे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा क्या है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखो साथियों इसको आप बिल्कुल आसान ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में,
कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और किसने बनवाया था ये? हाजी बेगम। हाजी बेगम। और क्या कहा जाता है इसको? हमीदा, हाजी बेगम या हमीदा बेगम। पर एक दे रखा था हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम, ठीक है? हाजी बेगम या हमीदा बेगम या हमीदा बानो बेगम, ये क्या थी साथियों? ये हुमायूं की पत्नी है ना, तो इसका निर्माण कराया, ठीक है? अब देखो उसके बाद में हमें दे रखा है जैसे हुमायूं दे दिया, ठीक है? हुमायूं के बाद में क्या है? अकबर। तो अकबर में क्या रहा है? ठीक है? ए के आगे क्या आएगा? आ। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा। आगरा के शहादरा में, आगरा के शहादरा में, ठीक है साथियों? अब देखो हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, ठीक है ना? उसके बाद में आता है जहांगीर। उसके बाद में कौन आता है? जहांगीर। तो यदि हमसे कोई पूछ ले कि भाई जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? देखो जय, इसमें अब जला शब्द ध्यान रखना, जय और लाहौर, लाहौर, है ना? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है साथियों? लाहौर में है। लाहौर की एक जगह है शहादरा, शहादरा, ठीक है ना? तो वहां ये। के बाद में जैसे औरंगजेब का मकबरा, जहांगीर के बाद में औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो ओ से ओई यानी औरंगाबाद। कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगजेब का कहाँ है? औरंगाबाद में, ठीक है? आप इसमें आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, याद रखने के लिए इनका, ठीक है ना? आज साहू कि हम जैसे 100 से कोई भाग दें अपने, मान ले एक ट्रिक के लिए, ठीक है? तो अब बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर और जे से जहांगीर, ठीक है ना? तो हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जैसे उसके बाद अकबर का मकबरा आगरा में और जहांगीर का मकबरा लाहौर में। और देखो यहाँ शाहजहाँ है बीच में, शाहजहाँ, ठीक है? लेकिन ए यू इस हाउ से औरंगजेब, ठीक है? तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। ए से ए फॉर अकबर, कहाँ है इसका मकबरा? आप और आगरा में। जय फॉर जहांगीर, कहाँ है इसका मकबरा? मैंने कहा जला शब्द याद रखना, जला शहर ऐसे कुछ याद रख लो, ठीक है ना? जय फॉर जहांगीर, ठीक है? और ला फॉर लाहौर में, ठीक है? और औरंग ओ में तो औरंग में तो औरंगी शब्द याद रखना है, तो औरंगजेब का औरंगाबाद में, ठीक है? और हुमायूं का याद रखना आपको, ठीक है? हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली के अंदर। और किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। और वो नाम क्या था उसका? हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो साथियों, इंग्लैंड को, इंग्लैंड को क्या कहा जाता है? डूबते सूर्य का देश। ये कुछ देश हैं उनके उपनाम से भी जाना जाता है। कोई पूछ ले डूबते शहर का देश कौन सा है, तो आप बता दो इंग्लैंड, ठीक है ना? देखो एक जो उगता हुआ सूर्य है, उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश, वो कौन सा है? वो है अपना जापान। कौन सा है साथियों? जापान। जापान क्या है? उगते हुए सूर्य का देश है, ठीक है? और देखो यहाँ नॉर्वे दे रखा है, ये इसे कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का शहर, मध्य रात्रि के सूर्य का शहर, ठीक है? याद रखना, उगते की बात आ जाए तो, ठीक है ना, इंग्लैंड, उगते की बात आ जाए तो जापान, और मध्य रात्रि का सूर्य की बात आ जाए तो नॉर्वे। जंजीबार क्या है? जंजीबार क्या है के? जंजीबार किस देश को, क्या जंजीबार देश को किस नाम से और जाना जाता है? तो देखो डोंग के प्रदेश के नाम से, डोंग के प्रदेश। जंजीबार जो द्वीप है उसमें बहुत भयंकर तरीके से, या जो देश है उसमें डोंग पाया जाता है, ठीक है ना? इसके बाद देखो साथियों, और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन ये आ सकता है जैसे बहुत सारे ऐसे, तो जैसे
प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, ठीक है। और प्यासी भूमि के साथ साथ है कंगारू प्रदेश या कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश। स्वर्णिम देशम का देश, स्वर्णिम देशम का देश, है ना। ये कौन सा देश है? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं उसे, कंगारुआ का देश भी कहते हैं। कौन से? ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है साथियों। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ है तो स्वर्णिम रेशम का देश भी, या स्वर्णिम रेशम रेशे का जो देश है वो भी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ना। देखो, चरागाहों का स्वर्ग, चरागाहों का स्वर्ग, चरागाहों का स्वर्ग कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को और किस नाम से जाना जाता है? चरागाहों के स्वर्ग के नाम, चरागाहों के स्वर्ग के नाम, है ना। या ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है इसे, है ना। इसके साथ साथ इसको जो कंगारों का प्रदेश भी कहा जाता है, और इसको लेक ऑफ ऐसे सॉरी इसको गोल्डन पुल कर लो, हाँ स्वर्णिम लिख लो, गोल्डन लिख लो, पुल कर लो लेकिन उसको के लिए, है ना। पेड़ बहुत मात्रा में। चरागाहों का स्वर्ग कौन सा है? न्यूजीलैंड। चरागाहों का स्वर्ग कौन सा है? सांपों का देश कौन सा है? सांपों का देश, सांपों का देश कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है साथियों? ब्राजील देश। ब्राजील देश क्या है? सांपों का देश, है ना। प्रश्न ये भी आ सकता है कि झीलों का देश कौन सा है? झीलों का देश, ठीक है। झीलों का देश आप सब जानते हो फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड, ठीक है। इसके साथ साथ स्वर्णिम पैगोडा का देश भी आ सकता है। क्या आ सकता है कि भाई जो स्वर्णिम जो पैगोडा का देश कौन सा है? तो देखो ये आ सकता है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा है? म्यांमार। क्या है? म्यांमार। तड़ीतो, तड़ीतो और झंझावताओं का देश, तड़ीतो और झंझावताओं का देश कौन सा है? भूटान। कौन सा देश कहलाता है साथियों? भूटान कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना कि भाई इसके साथ साथ जैसे नील का वरदान भी पूछा जा सकता है। नील नदी कहाँ बहती है? ठीक है, तो नील का वरदान। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान, तो यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को किस नाम जाना जाता है? के खेल के मैदान के नाम, ठीक है ना। यूरोप के खेल के मैदान स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसके बाद में साथियों अपने जो क्वेश्चन हैं वो 10 क्वेश्चन थे। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वास्तव में आपका दिल किया है कि ये वीडियो बहुत